बहुत समय पहले की बात है, 17वीं शताब्दी में, जब भारत के राजपूताना क्षेत्र में राजाओं का शासन हुआ करता था। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैली वह भूमि पहली नजर में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। सुनहरी धूप चट्टानों पर इस तरह गिरती थी जैसे किसी ने उन पर सोना बिछा दिया हो। हवा में एक ठंडक थी जो दिल को सुकून देती थी और दूर तक फैली शांति इतनी गहरी थी कि किसी भी यात्री को लगे कि उसने दुनिया की सारी परेशानियां पीछे छोड़ दी हैं। लेकिन उस शांति के भीतर एक और परत थी, एक ऐसा सन्नाटा जो सामान्य नहीं था, जैसे वह भूमि सांस ले रही हो, जैसे वह किसी को देख रही हो। और उसी अजीब एहसास के साथ राजा माधो सिंह ने पहली बार उस जगह पर कदम रखा था। राजा के साथ उनकी सेना, मंत्री और कई विद्वान भी थे। सब उस जगह की सुंदरता देखकर प्रभावित थे, लेकिन उनके साथ खड़ा एक वृद्ध मंत्री लगातार बेचैन नजर आ रहा था। उसकी आंखें बार बार चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो या शायद कुछ महसूस कर रहा हो। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, यह स्थान जितना शांत दिखता है उतना सरल नहीं है। राजा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम हमेशा डरते रहते हो। लेकिन मंत्री चुप नहीं हुआ। महाराज, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, कुछ और भी होता है। राजा ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया और घोड़े से उतरकर उस भूमि को ध्यान से देखने लगे। कुछ दूरी पर एक छोटी सी कुटिया थी जिसके सामने एक बहुत वृद्ध साधु बैठा था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह इस भूमि का हिस्सा हो। राजा उसके पास गए और बोले, बाबा, हम यहां एक भव्य राज्य बसाना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोलीं और उसकी नजर सीधे राजा की आंखों में जा टिकी। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले देखता रहा, फिर धीरे से बोला, राजन, इस भूमि को जगाना मत। राजा चौंके। जगाना? साधु बोला, यह भूमि सोई हुई है और जो सोया है उसे जगाना ठीक नहीं। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम यहां डरने नहीं, बसाने आए हैं। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, तो कम से कम मेरी एक बात मान लो, जब तक इस राज्य की कोई भी इमारत मेरी कुटिया की छाया से ऊंची नहीं होगी, तब तक यह स्थान सुरक्षित रहेगा। राजा ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी और वहीं से शुरू हुआ भानगढ़ का निर्माण। दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में, और धीरे धीरे उस सुनसान भूमि पर एक भव्य नगरी खड़ी हो गई। बाजारों में रंगीन कपड़े, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल थी। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती थी। महल की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी और रात होते ही दीपों की रोशनी पूरे शहर को चमका देती थी। भानगढ़ अब सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह एक सपना था जो सच हो चुका था। लेकिन उसी समय एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी। महल की ऊंचाई। हर नई मीनार पहले से ऊंची बनाई जाती, हर नई इमारत पहले से ज्यादा भव्य होती, और धीरे धीरे, बिना किसी को एहसास हुए, वह दिन आ गया जब महल की सबसे ऊंची मीनार की छाया उस साधु की कुटिया से आगे निकल गई। उस शाम साधु अपनी कुटिया के बाहर खड़ा था। उसने महल की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है। और फिर वह वहां से चला गया, हमेशा के लिए। उसी रात पहली घटना हुई। किले के एक पहरेदार ने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन फिर उसे फिर वही आवाज सुनाई दी,
धीमे कदमों की आहट, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो। उसने घबराकर मशाल उठाई और दीवार के उस पार झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि उसकी सांस उसके चेहरे पर लग रही थी। अगली सुबह वह पहरेदार जिंदा था, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई डर गया। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, वो जाग गया है, वो जाग गया है। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। राजा ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इसे डर और वहम बताया, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। महल के गलियारों में रात को कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कई बार दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी दीवारों पर अजीब से निशान दिखाई देते, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। इसी बीच महल में एक खुशखबरी आई। राजकुमारी रत्नावती का जन्म हुआ। पूरा भानगढ़ जश्न में डूब गया। लेकिन उसी दिन महल के पीछे की जमीन में एक छोटी सी दरार पड़ी, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। रत्नावती बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन उसके साथ कुछ अजीब भी होने लगा। कई बार वह रात में उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती और अंधेरे में किसी से बात करती। उसकी दासी ने कई बार उसे कहते सुना, तुम फिर आ गए, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक रात उसकी दासी ने देखा कि रत्नावती आईने के सामने खड़ी है, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ सेकंड देर से दिखाई दे रहा है, जैसे आईना उसे पहचानने में हिचक रहा हो। दासी डर गई, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर भानगढ़ में आया वह इंसान जिसने सब कुछ बदल दिया, तांत्रिक सिंघिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सिर्फ इस दुनिया को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे अंधेरे को भी देख सकता हो। और जब उसने पहली बार रत्नावती को देखा, वह रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। यह सिर्फ सुंदरता नहीं है, उसने खुद से कहा, यह शक्ति है। वह रत्नावती से एकतरफा प्यार कर बैठा, लेकिन यह प्यार नहीं, एक खतरनाक जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसमें चाहत कम और हासिल करने की आग ज्यादा थी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, रत्नावती उसे चाहिए, किसी भी कीमत पर। वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। काला जादू, छल, धोखा, यहां तक कि पूरे भानगढ़ को खतरे में डालना भी। उसकी आंखों की वह चमक अब और गहरी हो गई थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक तांत्रिक नहीं रहा था, बल्कि बन चुका था एक दीवाना, खतरनाक प्रेमी, जो विनाश की राह पर बढ़ चुका था। और यहीं से शुरू हुआ विनाश का असली खेल। भानगढ़ की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं, जहां कभी सितारों की रोशनी और दीपों की चमक मिलकर एक सुकून भरा माहौल बनाती थी। वहीं अब अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा हो गया था, जैसे रोशनी खुद उससे डरने लगी हो। और उसी अंधेरे के बीच तांत्रिक सिंघिया अपने काले अनुष्ठानों में डूबा हुआ था। वह जान चुका था कि यह भूमि साधारण नहीं है, यह शक्ति का स्रोत है, और जो भी इसे पूरी तरह नियंत्रित कर ले, वह इस दुनिया की सीमाओं से परे जा सकता है। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि इस शक्ति तक पहुंचने की कुंजी सिर्फ एक है, रत्नावती। सिंघिया ने कई रातें जंगल के उस हिस्से में बिताईं जहां जमीन हमेशा ठंडी रहती थी, चाहे मौसम कैसा भी हो। उसने वहां एक यज्ञ कुंड बनाया, चारों ओर अजीब सी रेखाएं खींचीं और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे उसके शब्द हवा में गूंजते, जमीन के नीचे से हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर अचानक एक रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, उसने पहली बार उस आवाज को साफ सुना।
हमें मुक्त करो। वह आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, वह कई आवाजों का मिश्रण थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। सिंघिया मुस्कुराया, उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। बस थोड़ा और, फिर तुम सब आजाद हो जाओगे। उधर महल में रत्नावती अब पहले से ज्यादा बेचैन रहने लगी थी। उसकी नींद टूट टूट कर आने लगी और हर बार वह एक ही सपना देखती, एक विशाल दरवाजा जो जमीन के नीचे कहीं गहराई में था, और उसके पीछे कुछ था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। हर बार वह उस दरवाजे के पास जाती, उसे छूने की कोशिश करती, और तभी उसकी नींद खुल जाती। एक रात वह अचानक उठी और बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गई। उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां जंगल शुरू होता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसी समय सिंघिया अपने यज्ञ के अंतिम चरण में था। उसने एक काले धुएं को अपने चारों ओर फैलते देखा, और उसी धुएं के बीच उसे एक आकृति दिखाई दी, बिना चेहरे की, लेकिन आंखों की जगह दो चमकते हुए खाली गड्ढे। वह आकृति उसके पास आई और बोली, तुम हमें मुक्त करना चाहते हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। सिंघिया ने बिना झिझके कहा, जो भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूं। आकृति धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमी। तुम्हें द्वार खोलना होगा, और उसके लिए तुम्हें उसे लाना होगा जिसे यह भूमि पहचानती है। सिंघिया समझ गया। रत्नावती। महल के भीतर एक और कहानी जन्म ले रही थी, जो शायद भानगढ़ की सबसे अनकही कहानी थी। रत्नावती और एक साधारण सैनिक जिसका नाम था वीर। दोनों की मुलाकातें पहले सिर्फ संयोग थीं, फिर धीरे धीरे वे बातचीत में बदल गईं, और फिर कुछ और। वीर राजकुमारी की रक्षा करता था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी भावना जन्म ले चुकी थी जिसे वह कभी कह नहीं सकता था। और रत्नावती, वह भी उसके पास होने पर एक अजीब सुकून महसूस करती थी, जैसे वह उसे उस अंधेरे से दूर रख सकता हो जो उसे हर रात बुलाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रत्नावती महल की छत पर खड़ी थी और वीर उसके पीछे आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रत्नावती ने धीमे से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम यहां के नहीं हैं? वीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रत्नावती ने दूर पहाड़ियों की ओर देखा। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, हर रात। वीर ने गंभीर स्वर में कहा, तो आप वहां मत जाइए, जो भी है वह अच्छा नहीं हो सकता। रत्नावती मुस्कुराई। अगर मैं ही उसकी वजह हूं तो? वीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसी रात सिंघिया ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने अपने जादू से एक ऐसा तेल तैयार किया जो किसी को भी उसके वश में कर सकता था। उसने उसे बाजार में रखवा दिया ताकि वह राजमहल तक पहुंच सके, लेकिन उसकी योजना उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। अगले दिन जब वह तेल रत्नावती तक पहुंचा, उसने उसे हाथ में लेते ही एक अजीब कंपन महसूस की, जैसे वह चीज जीवित हो। उसने आंखें बंद कीं और उसी पल उसके दिमाग में एक तेज झटका लगा। उसे वही दरवाजा दिखाई दिया, वही अंधेरा, और उसी के बीच सिंघिया का चेहरा। उसकी आंखें खुल गईं और बिना एक पल गंवाए उसने वह शीशी जमीन पर फेंक दी। जैसे ही शीशी टूटी, तेल पत्थर बन गया और तेजी से लुढ़कता हुआ सीधे सिंघिया की ओर गया। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्थर ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर गिर पड़ा। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी, लेकिन मरते हुए भी वह हंस रहा था, एक डरावनी, पागल हंसी।
अब कोई नहीं रोक सकता। द्वार खुल चुका है। और उसी पल भानगढ़ की जमीन ने जवाब दिया। पहले हल्का कंपन, फिर तेज, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। महल के नीचे की जमीन फट गई। एक लंबी दरार पूरे राज्य में फैल गई और उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। लोग चीखते हुए भागने लगे। सैनिक तलवारें लेकर दौड़े, लेकिन यह कोई दुश्मन नहीं था जिसे देखा जा सके। आसमान काला हो गया, हवा रुक गई और फिर वह आवाज फिर आई, हम आ गए। काले धुएं से आकृतियां निकलने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर सैकड़ों। वे जमीन पर नहीं चल रही थीं, वे हवा में तैर रही थीं। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक भूख थी, आजादी की भूख। महल के अंदर रत्नावती ने यह सब महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने धीरे से कहा, यह सब शुरू हो चुका है। वीर दौड़ता हुआ उसके पास आया। राजकुमारी, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन रत्नावती ने सिर हिलाया। अब कहीं जाने का रास्ता नहीं है। बाहर राजा माधो सिंह अपने सैनिकों के साथ खड़े थे। उन्होंने पहली बार अपने राज्य को इस हालत में देखा और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी उनके सामने काले धुएं से एक आकृति बनी और इस बार उसका चेहरा था। वह सिंघिया था, लेकिन वह अब इंसान नहीं था। तुमने हमें मुक्त किया, उसकी आवाज गूंजी। अब हम इस दुनिया के हैं। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। तुमने क्या किया? सिंघिया हंसा। मैंने कुछ नहीं किया, यह तो पहले से ही तय था। तुमने बस दरवाजा खोल दिया। और उसी समय महल के ऊपर आसमान में एक काला भंवर बनने लगा, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और उसमें से आती आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। द्वार खोलो। रत्नावती की आंखें बंद हो गईं और इस बार उसने खुद को उस दरवाजे के सामने खड़ा पाया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा भानगढ़ कांप उठा। जैसे ही रत्नावती के हाथ ने उस अदृश्य द्वार को छुआ, एक पल के लिए समय थम गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण जैसे पूरे अस्तित्व ने एक साथ चीख मारी हो। जमीन जोर से कांपी, महल की दीवारें दरकने लगीं। आसमान में बना काला भंवर अचानक और विशाल हो गया। पेड़ जड़ से उखड़ने लगे, पत्थर हवा में उठने लगे और लोगों की चीखें उस भयानक गर्जना में खोने लगीं। उसी अराजकता के बीच रत्नावती धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे वह डर से परे जा चुकी हो, जैसे वह अब इंसान नहीं रही हो। राजा माधो सिंह ने यह दृश्य देखा और उनके हाथ से तलवार गिर गई। रत्नावती, यह क्या हो रहा है? लेकिन उनकी आवाज अब उस शक्ति तक नहीं पहुंच सकती थी जो जाग चुकी थी। सिंघिया का वह भयानक रूप भंवर के पास प्रकट हुआ। द्वार खुल चुका है, अब कोई इसे बंद नहीं कर सकता। सैकड़ों आत्माएं बाहर निकलने लगीं। वे हवा में घूम रही थीं, चीख रही थीं। महल के अंदर वीर ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और रत्नावती की ओर दौड़ा। रत्नावती, वापस आओ, तुम यह नहीं हो। उसकी आवाज अराजकता के बीच एक उम्मीद की तरह गूंजी। कुछ पल के लिए रत्नावती की आंखों में हलचल हुई। उसकी नजर वीर पर पड़ी। वीर, लेकिन उसी पल भंवर से एक काली लहर निकली और उसे फिर से घेर लिया। तुम कमजोर हो रही हो। रत्नावती के चेहरे पर संघर्ष साफ दिख रहा था और तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। अंधेरा पीछे हटने लगा। मैं इसे रोक नहीं पा रही। तुम रोक सकती हो। और उसी पल रत्नावती को सब याद आ गया। वही द्वार, वही कैद, वही अतीत। तो यह सब मेरी गलती है। गलती नहीं, जिम्मेदारी। और यही शब्द सब कुछ बदल गए। रत्नावती ने पूरी शक्ति से उस द्वार को बंद करना शुरू किया। आत्माएं चीखने लगीं। सिंघिया चिल्लाया, तुम हमें फिर कैद नहीं कर सकती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आखिरी पल में रत्नावती ने वीर की ओर देखा। धन्यवाद। और अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। फिर सन्नाटा। जब सब शांत हुआ, सूरज उग चुका था। भानगढ़ अब एक खंडहर था। टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर और हर तरफ सन्नाटा। राजा नहीं थे, सैनिक नहीं थे, वीर भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। आज भी लोग उस जगह से डरते हैं। कहते हैं रात होते ही वहां आवाजें आती हैं, फुसफुसाहट, कदमों की आहट और कभी हल्की सी हंसी। और अगर कोई रुक जाए तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। और कभी कभी हवा में एक आवाज गूंजती है, द्वार अभी भी यहीं है। और यही सच है, भानगढ़ खत्म नहीं हुआ, वह बस शांत हुआ है। क्योंकि कुछ शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं सही समय का, सही इंसान का। और शायद अगली बार कोई उन्हें रोक न पाए।